हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ेंगे। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बच्चों कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये बचेंद्री पाल जी द्वारा लिखा हुआ उनका खुद का अनुभव है, जो कि उन्होंने एवरेस्ट की यात्रा के दौरान किया। ठीक है। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल में हुआ और इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में एक इंडियन माउंटेन फाउंडेशन को ज्वाइन करा, जिसमें महिलाओं की खोज की जा रही थी जो कि एवरेस्ट अभियान पर जा सकें। ठीक है, तो उसके साथ ये जुड़ गई और उसमें इन्होंने खूब महीनों का अभ्यास किया और आखिरकार वो दिन आ गया जब इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने का अपना सपना पूरा किया और उस पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो बच्चों, बचेंद्री पाल ने अपनी इस रोमांचक पर्वतारोहण की यात्रा का पूरा विवरण बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में, जिसे कह सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से, बहुत ही इसको कलमबद्ध किया है, मतलब अपने शब्दों में लिखा है उन्होंने। और इसी विवरण का एक छोटा सा अंश हम अपनी इस पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे। ठीक है, और उन्होंने इसको इतने अच्छे तरीके से हमें बताया है कि इसको पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगता है कि हम खुद कदम से कदम मिलाकर उनके साथ एवरेस्ट के शिखर पर जा पहुंचे हो, कि हम खुद उनके साथ में यात्रा कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने पल पल का जो ब्यौरा दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया है। तो एवरेस्ट बच्चों, एवरेस्ट की यात्रा का जो इन्होंने लिखा है अपना अनुभव, आओ इसको, इस पाठ को पढ़ के हम भी जानते हैं इन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए और किस किस प्रकार से अपनी इस यात्रा को पूरा किया और अपने इस सपने को पूरा किया। ठीक है, आइए इस पाठ को शुरू करें। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। ठीक है, 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए। ठीक है, क्या ये पूरा, ये जो दल था, जो पूरी टीम थी, ठीक है, हवाई जहाज से चल दिए दिल्ली से काठमांडू के लिए। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। अग्रिम दल आगे का, जो स्टार्टिंग का, जो पहले ही भेज दिया गया हो ताकि वो पूरी जानकारी ले ले, सही तरीके से जान ले। अग्रिम मतलब आगे का। ठीक है, वो दल पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। ये बचेंद्री पाल जी बता रही हैं। तो ये मैं, मेरा शब्द का जो इस्तेमाल हो रहा है वो बचेंद्री पाल अपने लिए कर रही हैं, क्योंकि ये उन्होंने खुद लिखा है, सारा ब्यौरा उन्होंने खुद दिया है। ठीक है, पूरा विवरण जो कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अनुभव किया। हाँ, तो ये बता रही हैं कि एक अग्रिम दल पहले ही चला गया था ताकि वो इनके बेस कैंप क्या होता है, कि बिल्कुल शुरुआत का कैंप, जहाँ पर सारी सुविधाएं हो, सब कुछ हो, जहाँ से यात्रा शुरू करें, जहाँ से इनको पूरी ट्रेनिंग मिले। ठीक है, वो कैंप जो लगाया गया हो। ठीक है, कि वहां पहुंचने से पहले ही दुर्गम मतलब जो कठिन हिमपात का रास्ता है उसको वो साफ कर सकें। ठीक है, बर्फीले रास्ते को वो साफ कर सकें ताकि आसानी से बेस कैंप पहुंच सकें, इसलिए एक अग्रिम दल पहले से ही जा चुका था। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। ठीक है, मेन क्या है, नमचे बाजार, इसके बारे में भी और पढ़ोगे। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। शेरपा कौन होते हैं बच्चों? शेरपा कुली के तरीके से कह सकते हो, जो इन पर्वतारोहियों को हर तरीके से मदद करते हैं, इनके लिए कोई सामान चाहिए हो तो वो पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इनके मददगार होते हैं वो। और शेरपा लैंड के जहाँ पर ये सारे शेरपा रहते हैं। ठीक है, तो नमचे बाजार एक शेरपा लैंड था जहाँ पर ये सारे रहते थे। ठीक है,
यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। यह नाम मुझे अच्छा लगा। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने नमचे बाजार से ही, किसने, बचेंद्री पाल ने नमचे बाजार से ही एवरेस्ट को निहारा, सही से अच्छे से देख पाई। और नेपाली इसको एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, और ये नाम इन्हें बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। बर्फ का बड़ा फूल क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे, आप जानोगे। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। हाँ, ये क्या था बच्चों, जिसे ये बर्फ का बड़ा फूल कह रहे हैं, जो कि एक लहराते ध्वज के समान, एक झंडे के समान लग रहा था। वो क्या था कि शिखर की ऊपरी सतह पर जो बर्फ थी वो बहुत तेज हवा के चलने, वो 150 किलोमीटर तक की, ठीक है ना, वो बर्फ बहुत तेज हवा चलने से लहराती थी। ठीक है, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। जो सूखी सूखी सी बर्फ थी वो बहुत तेज हवा चलने से पर्वत पर उड़ती रहती थी, और वो ऐसे लगता था कि मानो कोई झंडा लहरा रहा हो। ठीक है, इसी को बर्फ का बड़ा सा फूल भी कहा गया है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। ठीक है, इतना बड़ा हो सकता था, जो कि सूखी सूखी बर्फ हवा चलने के कारण उड़ती रहती थी, हिलती रहती थी। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। हाँ, जो भी शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर जितने भी तूफान आते हैं उन सबको झेलना ही पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में, जब भी खराब मौसम हो उसमें जो भी तूफान आएंगे वो उनको झेलना ही पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। यह मुझे डराने के लिए काफी था। जब ये जानकारी इनको दी गई बचेंद्री पाल को, तो ये इनको डराने के लिए बहुत था कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसे तूफान आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से ये आकर्षित थी। ठीक है, विचित्र मतलब अनोखे तरीके से, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा आकर्षित थी उसके प्रति कि इनको चढ़ना ही चढ़ना है, और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी वे। ठीक है, जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, ये नेपाल की जगह को कहा जा रहा है, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिमस्खलन क्या होता है कि ढलान वाली जगह पर जो बर्फ का बहाव होता है उसको, ठीक है, बर्फ जब फिसलती है, ठीक है, उसको हिमस्खलन कहा जाता है। तो वहां पर एक शेरपा कुली, ठीक है ना, शेरपा जो कुली थे वो, उसमें से एक की मृत्यु का बड़ा ही दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। ठीक है, एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान भी नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। ठीक है, शुरू में ही इतना हो गया था कि एक कुली की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद मतलब दुख को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। हाँ, जो ऐसे अभियान के लिए निकले तो उनको ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। एवरेस्ट के अभियान पर निकले हैं उसकी चढ़ाई के लिए, तो ये सब तो संभव है। ठीक है ना, सहज भाव से स्वीकार करना ही पड़ेगा। किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी को चोट लग सकती है, कोई घायल हो सकता है, ये सब उनको झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद, अच्छा ये तो अवसाद को देखकर हमारे यहाँ उन्होंने बता दिया कि ये सब झेलना पड़ सकता है। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे,
ठीक है। उनके उपनेता जो उससे नीचे के प्रेमचंद जो थे वो अग्रिम दल जो पहले से ही दल पहुंच चुका था उसका नेतृत्व कर रहे थे। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। ठीक है। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया, खुम्बु हिमपात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। ठीक है। कैंप नंबर 1 का रास्ता जो कि 6000 मीटर ऊंचा था, ठीक है, वहां के हिमपात के ठीक ऊपर, हाँ, वहां का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया, जो भी कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये सारी कठिनाइयों का उन्होंने जायजा पहले ही ले लिया और रस्सियां बांध दी, झंडियों से भी रास्ते को चिन्हित कर दिया ताकि इनको आसानी हो। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। ठीक है। ये उन्होंने बताया कि ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ की नदी होती है। ठीक है। जो कि बर्फ से बनी हुई हो, और ग्लेशियर से क्या हो सकता है बच्चों, क्योंकि वो धीरे धीरे हिलती रहेगी क्योंकि वो नदी है, वो जमी हुई एक जगह बर्फ नहीं है। तो हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। उन्होंने बता दिया इनको कि ऐसा हो सकता है कि जो किया वो सब व्यर्थ हो जाए और दोबारा से रास्ता खोलना पड़े, जो वो ऑलरेडी खोल चुके थे, पहले से ही खोल चुके थे। क्योंकि जो ग्लेशियर थे वो बर्फ की नदी जिसे कहते हैं, वो उसमें हिल पड़े तो सारा कुछ फिर से रास्ता बंद हो सकता है, फिर से बर्फ गिर सकती है। ठीक है ना। तो फिर से हो सकता है कि जितने भी काम किए गए हो व्यर्थ हो जाए और दोबारा से रास्ता खोलना पड़े। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। हाँ, ये बेस कैंप पे पहुंचने से पहले ही इनको एक और मृत्यु की खबर मिल गई। अभी तो बेस कैंप तक ही नहीं पहुंचे, उससे पहले ही दो मृत्यु की खबर मिल चुकी। तो कितना कठिन होता है, ये चढ़ाई करने से पहले ही इनको ऐसी ऐसी खबरें मिल रही थी। तो इनका जो मन था वो डावाडोल किसी भी वक्त हो सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने मन को मजबूत बनाए रखा और इरादे को पक्का रखा। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। ठीक है ना। आशाएं कहाँ से आए, पहले एक शेरपा की मृत्यु हो गई, बाद में एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं थी। ठीक है। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से, कह रही हैं कि 2 बार देख चुकी थी लेकिन बहुत दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं बहुत चक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। ठीक है। एवरेस्ट पर्वत को, एवरेस्ट की चोटी को देखा, ठीक है, और उसकी ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को भी निहारती रही। ठीक है। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात क्या होता है, बर्फ का गिरना। ठीक है, कि बर्फ के टुकड़ों का, खंडों का मतलब टुकड़ों का, अव्यवस्थित की मतलब बिना तरीके से, कोई भी व्यवस्थित ढंग से नहीं, आड़ा टेढ़ा गिरते जाना, इसे हिमपात कहते हैं। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। ठीक है। क्योंकि ग्लेशियर है, बर्फ की नदी है, वो कभी भी उसमें हलचल हो जाएगी तो उससे बड़ी बड़ी चट्टानें भी गिर जाती थी अचानक से। ठीक है। जल्दी से, तुरंत, तत्काल मतलब तुरंत से, कभी भी। ठीक है। और इससे बहुत ही खतरनाक स्थिति भी पैदा हो जाती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि
हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। ठीक है, ये संभव था कि ऐसा होता रहे कि प्रतिदिन 1 दर्जन आरोही चढ़ने वाले जो हैं और कुलियों को छूता रहे, मतलब कहीं ना कहीं किसी को छोटा मोटा कुछ कुछ हो सकता था, चोट वोट आ सकती थी। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। ठीक है, हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। किसने? डॉक्टर मीनू मेहता ने इनको ये सारी ट्रेनिंग दी, इनको ये सब सिखाया कि एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से कैसे अस्थायी पुलों का, एल्यूमिनियम की सीढ़ियां होती है ना, उसको पानी के या बर्फ के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक रख दो तो उसके ऊपर से चढ़ के, उसको पुल की तरह से यूज किया जा सकता है और उसके ऊपर से चढ़ के जाया जा सकता है। तो उसको अस्थायी, जो स्थायी ना हो, ऐसे पुलों को बनाया जा सकता है। रस्सियों लट्ठों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें बताई। और अभियांत्रिकी कार्य, मतलब अभियांत्रिकी मतलब कि इंजीनियर वर्क, ठीक है, इंजीनियर वर्क क्या है कि अगर कोई टूट फूट होती है कुछ तो वो किस तरीके से वो खुद ही सही करें। ठीक है, ये सारी चीजों की जानकारी दी। ठीक है, तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। ये पहले से निश्चित किया जा चुका था कि तीसरा दिन जो है वो क्या होगा कि हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास, मतलब प्रैक्टिस की जाएगी। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। ठीक है, हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। वॉकी टॉकी पता ना, टेलीफोन की तरह होता है, एक निश्चित दूरी तक उस पे बात की जा सकती है, खबर दी जा सकती है। तो उसके द्वारा ये बेस कैंप तक अपने चढ़ने की सारी जानकारी दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाले केवल हम 2 ही महिलाएं थी। ठीक है, केवल ये 2 ही महिलाएं थी। कौन कौन? रीता गोम्बू और बचेंद्री पाल, यही कैंप 1 तक पहुंच पाई थी सबसे पहले। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ठीक है, इन लोगों ने ऊपर जाकर पहले कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी कि इन्होंने कैंप 1, 2, फिर 3, फिर चौथा कैंप भी, जो कि काफी दूरी पर लगाना पड़ता था, और ये 7900 मीटर तक पहुंच गए और वहां पर इन्होंने कैंप 4 लगाया। तो ये बड़ी ही संतोषजनक प्रगति ही थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। ठीक है, कि उन्होंने इस चीज को स्पेशल इम्पोर्टेंस दी, विशेष महत्व दिया कि सबसे बातचीत की जाए, चाहे वो शेरपा हो, चाहे वो आरोही हो, जो भी पर्वत पर चढ़ रहे थे। ठीक है, सबसे बातचीत की जाए। और जब बचेंद्री पाल की बारी आई तो इन्होंने अपना परिचय क्या कहकर दिया? इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब बिल्कुल ही बिगिनर जिसे कह सकते हैं, इसे कुछ नहीं पता, बिल्कुल स्टार्टिंग में बस की सीख रही है। ठीक है, बिल्कुल पहली बार आई है और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है, ऐसा इन्होंने कहा। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया कि पहले भी उन्हें 7 बार जाना पड़ा। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वत
पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने बचेंद्री पाल का हौसला बढ़ाया। ठीक है बच्चों। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहौत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। ठीक है, 15-16 मई को ये कैंप 3 में पहुंच गई थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे मतलब 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। ठीक है, रात को 12:30 बजे इनके सिर पे एक बड़ी सख्त सी चीज टकराई जिससे कि इनकी नींद अचानक से खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी बचेंद्री पाल को महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज उनके शरीर पर से उन्हें कुचलती हुई चल रही है और फिर उनको सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। ठीक है, यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लहौत्से ग्लेशियर से टूट कर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हाँ, बर्फ का पिंड मतलब बर्फ का गोला इनके कैंप के ठीक ऊपर से, ठीक है ना, ग्लेशियर के से टूट के नीचे गिरा था और विशाल हिमपुंज बन गया था वो। ठीक है, हिमपुंज मतलब स्नो फ्लेक्स की, बर्फ की जो परतों से बन जाए। ठीक है, हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। ठीक है, जैसे एक्सप्रेस गाड़ी बड़ी तेज गति से आती है और बड़ी तेज आवाज भी होती है, इस तरीके से ये हिमपुंज आया। ठीक है, ये हिमखंड जो बर्फ का टुकड़ा आके गिरा वो, और पूरे जो कैंप था इनका उसको तहस नहस कर दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है, हर किसी को चोट लगी थी। इतना भयंकर तरीके से वो आया था और सब कुछ तहस नहस कर दिया था, सबको चोट लगी थी। ये शुक्र है ये, और ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। ठीक है, लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी से इनके तंबू का रास्ता साफ करा और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा मतलब क्या होता कि मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने अपने उसके चारों तरफ से कड़े बर्फ की जमी हुई जो थी वो खुदाई की और बचेंद्री पाल को उस बर्फ की कब्र से बाहर खींच निकाला। उसमें वो सफल हो गए। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो बचेंद्री पाल उसी में दफन हो जाती, उनकी मृत्यु तक हो सकती थी। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूटी हुई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। ठीक है, एक शेरपा जिसकी टांग की हड्डी टूटी हुई थी उसे उसी के द्वारा बनाए हुए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों या टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। ठीक है, ताकि उनको सही से ख्याल रखा जा सके उनका। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी, मतलब डर गई थी? तो बचेंद्री पाल ने क्या कहा, जी हाँ,
क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया कि हाँ, डर गई थी इन सब से थोड़ा, लेकिन इतनी भी नहीं डरी कि वापस जाना चाहे। ठीक है, इनका इरादा पक्का था। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, ठीक है, इन्होंने फिर से अपने अगले उसकी चढ़ाई की शुरू कर दी तैयारी। ठीक है, और ये सब चीजें इकट्ठी करी, जिसमें क्या क्या था, खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर। ठीक है, और अगले दिन जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने इन्हें चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। तो ठीक है, कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। की भी एक व्यक्ति का नाम है जो इनके साथ इस कैंप में था, ठीक है, इस अभियान में था। कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे, और बचेंद्री पाल बहुत चिंतित थी कि क्योंकि उन्हें अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। ठीक है, इसलिए वो धीरे धीरे चढ़ पा रहे थे क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, वो बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे, और भारी बोझ भी उन्होंने लिया हुआ था। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। कहाँ पर मिला जय? जेनेवा स्पर की चोटी के नीचे। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी और चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। ठीक है, तो उसने कृतज्ञता पूर्वक मतलब बड़े थैंकफुल होकर चाय पी, लेकिन इसको आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? ठीक है, की ने इसको क्या कहा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम, इतनी बड़ी मुसीबत क्यों ली? मैंने उसे दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसके इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। पेय पदार्थ कुछ भी पीने वाला, लाइक वो जूस वगैरह जो भी उनके पास था वो पिया और उससे अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। किट क्या था? जिसमें सारी जरूरत की चीजें थी, ऑक्सीजन और वगैरह वगैरह। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए, और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। ठीक है, सब सुरक्षा और आराम की जगह पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? साउथ कोल। ठीक है बच्चों, अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। ठीक है, सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ को पिघलाकर चाय बनाई, बिस्किट और आधी चॉकलेट खाई, उसी का नाश्ता करा, और 4:30 बजे के आसपास वो अपने तंबू मतलब टेंट से निकल गई, और अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। ठीक है, टेंट के बाहर, तंबू के बाहर केवल अंगदोरजी था और कोई भी नहीं था, क्योंकि सुबह के 5:30 बजे थे। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना तो चढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे।
इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। ठीक है, शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता रात्रि के समय में, क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ता था, तो रात्रि वैसी होती तो मुश्किल हो जाता उसके लिए। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था या अपने प्रयास को छोड़ देना था। ठीक है, या तो उसी दिन चढ़ाई करे और वापस आ जाए या फिर अपने प्रयास को छोड़ दे, क्योंकि रात्रि के समय वह यात्रा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी? एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। ठीक है ना, कि वो तो ऐसा कर सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि एक ही दिन में ऐसा करना, कि वहां तक जाना और फिर वापस आना। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोरजी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। ठीक है, अंगदोरजी पर विश्वास था और आरोहण की क्षमता मतलब चढ़ाई की क्षमता, और कर्मठता मतलब कि काम के प्रति लगन मतलब हार्ड वर्क के बारे में भी वो पूरी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर क्या होता है बच्चों? क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स, मतलब चढ़ने के लिए जो भी अलग तरीके के शूज, हार्नेसेस वगैरह ये सब होते हैं ना, तो वो सब में बहुत ही सुरक्षित और गर्म महसूस कर रही थी। और बिना रस्सी के उन्होंने चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और बचेंद्री पाल को भी उन्होंने साथ में चलने के लिए, हाँ ये चली तो कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। ठीक है, हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। ठीक है, इन्होंने फावड़े से बर्फ को काटा और बहुत ही सावधानी पूर्वक ये चले उस रास्ते पर। ठीक है, 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। शिखर कैंप पर, अभी शिखर पर नहीं। ठीक है, अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूं? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक ही पहुंच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े। ठीक है, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। ठीक है, अंगदोरजी और बचेंद्री पाल उस रस्सी से चढ़े और उसने बीच में से पकड़ी हुई थी। किसने? लहाटू ने। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी, वो इन्हें मदद कर रहा था। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। 4 लीटर नहीं, 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से। ठीक है, मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। जैसे ही वो थोड़ी सी बढ़ा दी उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। हवा तेज चल रही थी और बर्फ के कण उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य आ गई थी। ठीक है, जिससे कुछ भी दिख नहीं पा रहा था सही से। ठीक है,
अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे चला गया है। ठीक है, अब कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है और ढलान भी नीचे चली गई है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा की सफलता बहुत नजदीक है। तो बचेंद्री पाल को लगा कि इसका मतलब सफलता नजदीक है और हम उसके बिल्कुल पास हैं। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर ये खड़ी हो गई, मतलब पहुंच गई। ठीक है, 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बचेंद्री पाल एक पहली भारतीय महिला थी। ठीक है बच्चों, पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकें। शंकु मतलब कोन। ठीक है, तो उस पर दो लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते थे। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। ठीक है, कि हर तरफ ढलान ही ढलान थी, तो सुरक्षा का भी इनके मन में प्रश्न था, क्योंकि अगर जरा सा हल्का कुछ हिल डुल गया, किसी से धक्का लग गया तो सीधा नीचे जाएंगे। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई की, अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद में अपने घुटनों के बल पर बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया, मतलब एवरेस्ट की चोटी को चूमा। ठीक है, जैसे माथा टेकते हैं ना, इस तरीके से करके। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रजुनेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी, जिन्होंने इनको पूरे तरीके से प्रेरित किया, इनको प्रोत्साहित किया और इनको इनके लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई पर बधाई दी। हाँ, उन्होंने बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करी थी, दूसरी चढ़ाई हो गई, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी। ठीक है, लहाटू को बता दिया। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। वॉकी टॉकी से हमने बात की और कर्नल खुल्लर इस चीज पर बहुत ही खुश थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। ऐसा किसने कहा? कर्नल खुल्लर ने। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, क्योंकि अब ये दुनिया को अलग नजरिए से देखेगी और दुनिया इनको अलग नजरिए से देखेगी और बहुत ही इनको मान सम्मान मिलेगा। तो बच्चों, कैसा लगा ये पाठ? कैसे लगा बचेंद्री पाल का अनुभव? उम्मीद करती हूँ कि इससे बहुत ही प्रेरणा मिली होगी जीवन में मेहनत करने की, और अपने किसी भी लक्ष्य को हम चुनें और पक्का इरादा रखें, कड़ी मेहनत करें, अभ्यास करें, तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य पूरा कर सकते हैं। इस चीज की प्रेरणा जरूर मिली होगी। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।